जब जब भारत की स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूतों का जिक्र होता रहेगा। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी वीर सपूत ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक व साहित्यकार, जिन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और भारत की आज़ादी के लिए मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में जानेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के जहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। रामप्रसाद बिस्मिल के जन्म के पूर्व इनके माता पिता के एक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता पिता का इनके प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक था। अतः बालक की रक्षा के लिए जिसने जो उपाय बताया वही किया गया। बालक यानी रामप्रसाद बिस्मिल को अनेक प्रकार की ताबीज आदि भी पहनाए गए। बालक जन्म से ही दुर्बल था। जन्म के 1-2 माह बाद इतना दुर्बल हो गया कि उसके बचने की आशा भी बहुत कम रह गई थी। माता पिता इससे अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि कहीं यह बच्चा भी पहले बच्चे की तरह ही चल न बसे। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि संभवतः घर में ही कोई बच्चों का रोग प्रवेश कर गया है। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया। बताया गया कि एक बिल्कुल सफेद रंग का खरगोश बालक के चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया जाए। यदि बालक को कोई रोग होगा तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। माता पिता बालक की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अतः ऐसा ही किया गया। आश्चर्य की बात थी, खरगोश तुरंत मर गया। इसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम प्रसाद 7 वर्ष के हुए, तब पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का भी बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ बालक को उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। उनके पिता पंडित मुरलीधर राम प्रसाद बिस्मिल की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में लापरवाही करने पर मार भी पड़ती थी। स्कूल में कक्षा 8 तक वे सदैव कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु कुसंगति के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार 2 बार अनुत्तीर्ण हो गए। राम प्रसाद की इस अवनति से सभी को बहुत दुख हुआ और 2 बार एक ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उनका मन भी उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता अंग्रेजी पढ़ने के पक्ष में नहीं थे, पर रामप्रसाद की मां के कहने पर मान गए। 9वीं कक्षा में जाने के बाद रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। जब रामप्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे, तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई और फिर 1920 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। यह खबर पढ़कर रामप्रसाद बिस्मिल बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्ष से एक कविता लिखी और उसे स्वामी सोमदेव को दिखाया। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने पढ़ाई छोड़ दी और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार, सोमदेव शर्मा व मुकुंदी लाल आदि से हुआ। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने और देश को आज़ाद कराने के लिए मातृ देवी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्होंने औरैया के पंडित गेंदालाल दीक्षित की मदद ली। स्वामी सोमदेव चाहते थे कि इस कार्य में रामप्रसाद की मदद कोई अनुभवी व्यक्ति करे। इस कारण उन्होंने उसका परिचय पंडित गेंदालाल से करवाया। रामप्रसाद बिस्मिल की तरह पंडित जी ने भी शिवाजी समिति नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दोनों ने मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर जिलों के युवकों को देश सेवा के लिए संगठित किया। सन 1918 में बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण करने लगे। सन 1918 में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बार डकैती भी डाली। 1918 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान पुलिस ने उनको और उनके संगठन के दूसरे सदस्यों को प्रतिबंधित साहित्य बेचने के लिए छापा डाला, पर बिस्मिल भागने में सफल रहे। पुलिस से मुठभेड़ के बाद उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैर कर ग्रेटर नोएडा के बीहड़ों में चले गए। इन बीहड़ों में उन दिनों केवल बबूल के वृक्ष ही हुआ करते थे और इंसान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था।
उधर मैनपुरी षड्यंत्र मुकदमे में ब्रिटिश जज ने फैसला सुनाते हुए बिस्मिल और दीक्षित को भगोड़ा घोषित कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा और यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी किया। इसके बाद बिस्मिल कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे और जब फरवरी 1920 में सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र के सभी बंदियों को रिहा कर दिया, तब वो भी शाहजहांपुर वापस लौट गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए और उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया। इन्हीं प्रकाशकों में से एक उमादत्त शर्मा ने आगे चलकर सन 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथेराइन छापी थी। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया और मौलाना हजरत मोहानी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के साधारण सभा में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहांपुर लौटकर उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब चौरा चौरी कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो सन 1922 के गया अधिवेशन में बिस्मिल व उनके साथियों के विरोध स्वरूप कांग्रेस में फिर दो विचारधाराएं बन गई, एक उदारवादी और दूसरी विद्रोही। सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय किया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल, जो उन दिनों विदेश में रहकर देश की आज़ादी का प्रयत्न कर रहे थे, ने पत्र लिखकर रामप्रसाद बिस्मिल को सचिंद्रनाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी। 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बैठक कानपुर में की गई, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व रामप्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। पार्टी के लिए फंड एकत्र करने के लिए बिस्मिल के कुशल नेतृत्व में 25 दिसंबर 1924 को बमरौली में डकैती डाली गई। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने को योजना बनाई और उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सत्येंद्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, मनमनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे, ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्ययन यानी अंतिम समय की बातें पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।